जब वैशाली गणराज्य जो है वो क्या है कि एकत्र हुआ और वो विशाल वज्जी संघ के अंदर परिवर्तित हो गया और विशाल एक मजबूत साम्राज्य बन गया, मजबूत साम्राज्य बनकर और अपने जो मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो खड़ा हो गया। तब अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। तो छात्रों अब क्या कर रहा है कि ये शक्तिशाली जब राज्य बन जाता है तब अजातशत्रु क्या करता है कि कूटनीति से काम करता है। कौन सी नीति से काम करता है? कूटनीति से काम करता है। अजातशत्रु ने कूटनीति से कार्य किया और अपने मंत्री वस्कार को अजातशत्रु ने कूटनीति से काम किया और वैशाली में फूट पड़वाने के लिए अपने मंत्री फूट पड़वाने के लिए अपने मंत्री वस्कार व सुनिधि को भेजा। वस्कार में सुनिधि को भेजा। वस्कार में सुनिधि को भेजा। वस्कार व सुनिधि ने वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। वज्जी संघ में फूट पड़वा दी। वस्कार में सुनिधि ने वज्जी संघ में फूट पड़वा दी। अब अजातशत्रु ने जब वज्जी संघ में फूट पड़ गई, वज्जी संघ में फूट पड़ गई तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया। वज्जी संघ पर आक्रमण किया। वैशाली वज्जी संघ की राजधानी। छात्रों कंफ्यूज न हो कि यहाँ वज्जी संघ बता रहे हैं और वैशाली गणराज्य से युद्ध हो रहा है। तो ये छोटे छोटे वैशाली राजधानी है और जो ये वज्जी संघ के छोटे छोटे गणराज्यों का ये संघ था। तो ये संयुक्त हो चुका था और एक विशाल साम्राज्य परिवर्तित हो चुका था। अब इस पर अटैक हो रहा है, इस पर आक्रमण हो रहा है। तो छात्रों जब वज्जी संघ में फूट पड़ गई तो अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अजातशत्रु द्वारा दो नवीनतम हथियारों का प्रयोग किया गया। अब दो नवीनतम हथियार कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से दो नवीनतम हथियारों का उसने प्रयोग किया? रथ मूसल, दूसरा था महाशिलाकंटक। पहला कौन सा था? रथ मूसल जो हथियार था। पहला कौन सा था छात्रों? रथ मूसल। चक्राकार घूम कर
मूसलों से प्रहार करने वाला एक रथ मूसल। रथ मूसल क्या था? चक्राकार घूम घूम कर मूसलों से प्रहार करने वाला रथ। चक्राकार घूम घूम कर मूसलों से प्रहार करने वाला रथ। दूसरा कौन सा था? महाशिलाकंटक, बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र। वर्षा करने वाला यंत्र। तो बड़े बड़े जो पत्थर थे उन पत्थरों से जो वर्षा करने वाला ये यंत्र था। छात्रों, जब वज्जी संघ में फूट पड़ गई तो अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। फायदा उठाया अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु ने क्या किया? वज्जी संघ पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। आक्रमण कब किया? जब वज्जी संघ के अंदर फूट पड़ गई तो उस तब तो अब क्या हुआ कि अब आक्रमण प्रारंभ हो गया। तो आक्रमण कब प्रारंभ हो रहा छात्रों? जब वज्जी संघ के अंदर फूट पड़ जाएगी तब क्या होगा कि आक्रमण प्रारंभ हो गया। तो अब इसने देखा कि मेरे मंत्री बसकार तथा सुनिधि ने क्या किया है? वज्जी संघ में फूट पड़वा दी, तो अब ये आक्रमण कर रहा है। आक्रमण जब उसने किया तो उस आक्रमण के अंदर दो नवीनतम प्रकार के जो हथियारों का प्रयोग किया। ऐसे हथियार जो वज्जी संघ की सेना ने कभी नहीं देखे थे, वज्जी संघ की जो प्रजा थी उसने कभी नहीं देखे थे। तो उसने इन घातक जो वेपन्स थे, इन वेपन्स का क्या है कि प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और इसके अंदर इसने क्या किया? पहला जो इसका जो हथियार था वो रथ मूसल। क्या था? रथ मूसल इसका हथियार था। ये क्या करता था? एक ऐसा रथ था, ये क्या था? एक रथ था, और ये चक्राकार घूम घूम कर मूसलों से प्रहार करता था। ये रथ मूसल क्या था? एक ऐसा रथ था अजातशत्रु द्वारा, अजातशत्रु का ये हथियार था, उसमें ये एक ऐसा रथ था जो चक्राकार घूम घूम कर शत्रु सेना पर मूसलों से प्रहार करता था। तथा दूसरा जो अस्त्र था महाशिलाकंटक। दूसरा जो नवीनतम जो इसका हथियार था वो क्या था? महाशिलाकंटक। तो महाशिलाकंटक का इसने प्रयोग किया। महाशिलाकंटक था छात्रों, तो महाशिलाकंटक की क्या था? बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा, शत्रु सेना पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र कौन सा था? महाशिलाकंटक। तो वज्जी गणराज्य पर जब इसने आक्रमण किया तो दो बड़े जो हथियार थे उनका प्रयोग किया, रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक। और इन हथियारों की वजह से क्या हुआ कि ये युद्ध के अंदर विजय प्राप्त कर गया। कौन कर गया? अजातशत्रु। तो छात्रों, अजातशत्रु ने युद्ध के अंदर जो विजय प्राप्त की और अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ पर क्या की? विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध में अजातशत्रु क्या हुआ? अजातशत्रु विजय। अजातशत्रु क्या हुआ छात्रों? विजय हो गया। विजय, अजातशत्रु विजय हो गया। छात्रों, अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्य व विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के अंतर्गत साम्राज्य विस्तारवादी नीति के अंतर्गत 11 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद 11 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद लंबे युद्ध के बाद वज्जी 36 गणराज्यों, वज्जी संघ, वज्जी 36 गणराज्यों, अंग काशी
अंग काशी तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया, तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया, तो छात्रों, अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति के चलते 11 वर्षों तक युद्ध लड़ा और उसने क्या किया, वज्जी पर विजय प्राप्त की, 36 जो गणराज्य थे उन पर विजय प्राप्त की, अंग पर विजय प्राप्त की, काशी पर विजय प्राप्त की और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। छात्रों, इस प्रकार से जो उसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम देखते हैं अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के बारे में देखते हैं छात्रों कि अवंती और अजातशत्रु का संबंध, अवंती राज्य व अजातशत्रु का संबंध। अवंती राज्य व अजातशत्रु का संबंध। अवंती व अजातशत्रु का संबंध या अवंती से संबंध, अवंती से संबंध। अवंती का शासक, अवंती का शासक चंडप्रबोध मगध पर आक्रमण करना चाहता था। अवंती का शासक चंडप्रबोध मगध पर आक्रमण करना चाहता था। भास नामक विद्वान के अनुसार अजातशत्रु ने अपनी कन्या पद्मावती का विवाह अपनी कन्या पद्मावती का विवाह वत्स के शासक उदयन, वत्स के शासक उदयन से करवा दिया। उदयन ने मगध व अवंती में मित्रता करवा दी। मगध व अवंती में मित्रता करवा दी। मित्रता करवा दी। छात्रों देखिए, जैसे मगध है, मगध और ये है अवंती। अवंती शक्तिशाली राज्य था और मगध भी शक्तिशाली राज्य था। अवंती का शासक कौन है? चंडप्रबोध। कौन था? चंडप्रबोध। मगध का शासक कौन है? बिंबिसार। जब चंडप्रबोध पांडु रोग से ग्रस्त हो गया था, तब बिंबिसार ने क्या किया? अपना वेद था, वेद कौन था? जीवक, इसे भेजा। वेद कौन था? जीवक क्या था? वेद्य था, इसे भेजा और उसने क्या किया? चंडप्रबोध का इलाज किया और चंडप्रबोध और बिंदुसार की क्या हो गई? मित्रता हो गई। क्या हो गई? मित्रता हो गई। दोनों के अंदर मित्रता हो गई। परंतु अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने क्या किया कि अजातशत्रु इसका बिंबिसार का पुत्र था और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अब जो अवंती का शासक है चंडप्रबोध,
ये भी साम्राज्य विस्तारवादी शासक है। अवंती बड़ा शक्तिशाली राज्य है और ये भी अवंती भी अपनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और दूसरी तरफ मगध के अंदर बिंबिसार जो कि चंद्रप्रबोध का मित्र था वो भी नहीं है। तो अब क्या है कि चंद्रप्रबोध जो अजातशत्रु पर आक्रमण कर रहा है, किस पर कर रहा है? अजातशत्रु पर। अब बिंबिसार की मृत्यु के बाद में जो यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक है अजातशत्रु। छात्रों प्रारंभ में यहाँ का शासक कौन था मगध में? बिंबिसार। देखिए यहाँ पर शासक कौन है? बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार और इस अवंती के अंदर मित्रता थी। मित्रता कैसे थी कि जब चंद्रप्रबोध बीमार हो गया था, पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, तब बिंबिसार ने अपना राज्यवेद जीवक भेजा और इसका इलाज करवाया। उस इलाज से ये ठीक हो गया और दोनों ही के अंदर क्या हो गई? मित्रता हो गई। कालांतर के अंदर क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया। किसे मार दिया? अपने पिता जो बिंबिसार है उन्हें जो मार दिया और अजातशत्रु मगध का राजा बन गया। अब चंद्रप्रबोध अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अजातशत्रु पर क्या कर रहा है? आक्रमण करना चाहता है, अर्थात मगध पर विजय प्राप्त करना चाहता है। अजातशत्रु बड़ा ही चतुर राजनीतिज्ञ है, कुशल कूटनीतिज्ञ है। इसने चालाकी से काम किया और उदयन कौन है? वत्स देश का राजा। किस देश का राजा? वत्स देश का राजा कौन है? उदयन के साथ में इसने क्या किया? अजातशत्रु ने अपनी पुत्री अजातशत्रु की पुत्री का क्या नाम है? पद्मावती का विवाह किससे करवा दिया? वत्स देश के राजा उदयन के साथ में करवा दिया। क्यों करवाया? क्योंकि ये उदयन इसका मित्र है। किसका मित्र है? अवंती के राजा का मित्र है, इसलिए इसका विवाह इससे करवा दिया। और उदयन ने क्या किया? इन दोनों के अंदर जो मित्रता करवा दी। तो इस प्रकार से जो अवंती तथा मगध के अंदर मित्रता स्थापित हो गई और युद्ध नहीं हुआ। छात्रों अब हम देखते हैं कि धर्म। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था, इसके बारे में विवाद है। विवाद का विषय है बौद्ध ग्रंथ, इसे बौद्ध बताते हैं तथा जैन साहित्य है, जो जैन ग्रंथ है वो इसे जैन बताते हैं। तो छात्रों यहाँ देखिए हम कि धर्म, किसका धर्म है? अजातशत्रु का धर्म। अजातशत्रु का धर्म। तो इसका अजातशत्रु का धर्म, इसका धर्म क्या था? तो इसमें अब देखते हैं हम कि बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध साहित्य के अनुसार बौद्ध क्या था? बौद्ध साहित्य के अनुसार ये था किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी। बौद्ध धर्म का अनुयायी। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का अनुयायी। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म का अनुयायी। भगवान बुद्ध का निर्वाण 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व राजगृह नामक स्थान पर
सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। तो छात्रों यहां पर जो देखिए कि अजातशत्रु के धर्म के बारे में जो विद्वानों के अंदर मतभेद है, और जैसे बौद्ध साहित्य क्या बताते हैं, बौद्ध साहित्य बताते हैं कि अजातशत्रु का जो धर्म था, अजातशत्रु का धर्म क्या था कि वो बौद्ध था, और जैन साहित्य के अनुसार उसे जैन बताया गया। अजातशत्रु का जो धर्म है वो क्या है कि जैन है, तो ये बताया गया है। तो छात्रों अजातशत्रु धर्म सहिष्णु शासक है। बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म तथा जैन धर्म सभी को समान रूप से ये महत्व देता है, सभी धर्मों का ये आदर करता है, सभी धर्मों के जो भिक्षुओं को, साधु सन्यासियों को इसने दान प्रदान किया। तो छात्रों तो ये क्या धर्म सहिष्णु शासक था। और इसके काल के अंदर, अजातशत्रु के काल के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि जो 483 ईस्वी पूर्व में, जो 483 ईस्वी पूर्व का समय है, उसमें भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो 483 ईस्वी पूर्व के अंदर कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। किसके समय हुआ? अजातशत्रु के समय। और एक घटना और घटती इसके समय में कि प्रथम बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व राजगृह नामक स्थान पर सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह नामक स्थान पर सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में ये संपन्न होती है। तो छात्रों इस प्रकार से जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ये भी किसके शासनकाल में होता है? अजातशत्रु के शासनकाल के अंदर ये होता है। अब मृत्यु, अजातशत्रु की जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। मृत्यु कब होती है? अजातशत्रु की मृत्यु होती है 460 ईस्वी पूर्व। कब होती है? 460 ईस्वी पूर्व। 460 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु की हत्या का, अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र, जो अजातशत्रु का पुत्र, इसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो 460 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने कर दी। तो इस प्रकार से इस महान शासक का अंत होता है। छात्रों जो हर्यक वंश, ये पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पिता की हत्या करके ही पुत्र राजगद्दी प्राप्त करता था। तो इसीलिए छात्रों की बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र जो उदयन ने की। तो एक पुत्र अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी प्राप्त यहाँ पर कर रहा है। इसीलिए हर्यक वंश पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु को हर्यक वंश का पितृहंता तथा उदयन को भी हर्यक वंश में पितृहंता के नाम से जाना गया है। छात्रों अब अजातशत्रु की मृत्यु हो चुकी है। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? उदयन। तो अजातशत्रु की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक कौन बनता है? उदयन बनता है। ये अजातशत्रु का ये पुत्र है। तो छात्रों तो उदयन के बारे में देखते हैं कि उदयन पिता अजातशत्रु शासनकाल, इस उदयन का जो शासनकाल था वो शासनकाल 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व 444 ईस्वी पूर्व 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। उपनाम किसका? उदयन का। उपनाम उदयभद्र।
उपनाम इसका क्या था? उदयभद्र। राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से ये जाना जाता है। पाटलिपुत्र को प्राचीन समय में कुसुमपुर के नाम से भी कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। कुसुमपुर को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र को वर्तमान समय के अंदर जो पटना के नाम से जाना जाता है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। तो छात्रों, राजधानी क्या है कि पाटलिपुत्र या कुसुमपुर गंगा तथा सोन नदियों के किनारे, गंगा व सोन नदियों के संगम पर, गंगा व सोन नदियों के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। धर्म, उदयन का जो धर्म है, किसका? उदयन का, जैन धर्म। उदयन का जो धर्म है वो कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म का अनुयायी था ये। कहा जाता है कि उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा मार कर दी। एक व्यक्ति ने उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा मारकर कर दी। उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा मारकर कर दी। तो छात्रों, जो उदयन है, उदयन के पिता का क्या नाम है? अजातशत्रु। शासनकाल है 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक। तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 460 ईस्वी में कर दी तथा उसने मगध की गद्दी को प्राप्त किया। उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर एक नवीनतम नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र नगर और उसी पाटलिपुत्र नगर को इसने क्या किया? इसने अपने राज्य की अर्थात मगध की राजधानी बनाया। छात्रों, ये उदयन था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने इसे के छुरा मारकर इसकी हत्या कर दी। अब छात्रों, हम देखते हैं हर्यक वंश के अंदर जो उदयन के जो उत्तराधिकारी, उदयन के उत्तराधिकारी छात्रों, उदयन के उत्तराधिकारियों ने मगध पर 445 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक 445 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। उदयन के उत्तराधिकारियों ने मगध पर 445 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक जो राज्य किया।
बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार उदयन के बाद, उदयन के बाद अनिरुद्ध मुंड, अनिरुद्ध मुंड नागदशक ने शासन किया, हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग नामक व्यक्ति ने नागदशक की हत्या करके मगध में नागवंश की स्थापना की। मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो छात्रों, उदयन की मृत्यु के बाद में जो उदयन के उत्तराधिकारियों ने मगध पर 445 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। कब से कब तक किया? 445 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी तक राज्य किया। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध मुंड नागदशक ने शासन किया। किसने किया? अनिरुद्ध मुंड और नागदशक, इन 3 शासकों ने राज्य किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था छात्रों? ये नागदशक था। और शिशुनाग नामक व्यक्ति ने नागदशक की हत्या करके मगध पर जो अधिकार किया। कौन सा? शिशुनाग नामक व्यक्ति ने नागदशक की हत्या करके और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों, ये मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश का महत्वपूर्ण स्थान रहा। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा जो हर्यक वंश की स्थापना की गई तथा अजातशत्रु ने इसमें साम्राज्य में वृद्धि की। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उदयन के बाद में जो हर्यक वंश के उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। उदयन के बाद में अनिरुद्ध मुंड नागदशक नामक राजाओं ने राज्य किया, परंतु नागदशक नामक जो शासक था हर्यक वंश का अंतिम शासक था और इस अंतिम शासक की जो हत्या है शिशुनाग नामक व्यक्ति ने कर दी और हत्या करने के बाद में उसने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये हमारा आज का ये टॉपिक था हर्यक वंश, ये कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।